नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। राजकोट अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। कैजुअलिटीज का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब यह आंकड़ा 32 तक पहुंच चुका है। कई लोग लापता हैं। 10 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। कई लोगों की तलाश जारी है। सीएम भूपेंद्र पटेल देर रात ही राजकोट पहुंच गए थे। साथ में रहे गृह मंत्री हर्ष सांघवी। एसआईटी की टीम को भी देर रात ही मौके पर कॉल किया गया। उनको बुलाया गया कि आप लोग पहुंचिए और देर रात में ही, चाहे 2 बज जाए 3 बज जाए, आप लोगों को यहां पर पहुंचना है। आंकड़ा आप देखिए, एक एक करके आंकड़ा कितना बढ़ चुका है, 32। और इस पूरे हादसे में अब तक जो जानकारियां सामने आई है, क्योंकि भारत एक्सप्रेस लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, जिस तरह से अंडरटेकिंग ले ली जाती थी, जो लोग यहां पर पहुंचते थे, जो अभिभावक यहां पर पहुंचते थे, जो बच्चों के साथ अभिभावक पहुंचते थे, उनसे अंडरटेकिंग ली जाती थी कि अगर इस दौरान कोई हादसा हो गया, आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो गया, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आपकी खुद की है। सबसे दुखद पहलू, मरने वालों का आंकड़ा 32 हो गया है। कई लोग लापता हैं। अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी है, 7 को हिरासत में लिया है, टोटल 10। पुलिस कस्टडी में इनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि अब तक राजकोट में क्या कुछ हुआ। ये बहुत दुखद घटना हुई। कल शाम में फायर फाइटर्स को कॉल की गई। 3 मंजिला पूरी इमारत, जिसमें अलग अलग फ्लोर्स पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आप समझिए, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां, ऊपर से सैटरडे संडे हो, तो कल शनिवार का ही दिन था। अभिभावक अपने बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक हादसा उनका इंतजार कर रहा है, जो नॉर्म्स होने चाहिए, और ये ऐसा हादसा नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मसले पर संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान, और वो कह रहा है कि ये मानव निर्मित घटना है, आपदा है, यानी मैन मेड डिजास्टर है। आप लोगों ने खुद इसको इनवाइट किया है। इस मसले में 10 लोग पुलिस की कस्टडी में हैं। राजकोट अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है और सिविल अस्पताल परिसर में मृतकों के परिजन बदहवास घूम रहे हैं। उनके परिजनों के शव पोस्टमार्टम रूम में रखे गए हैं। प्रशासन इनका डीएनए टेस्ट करा के परिजनों को देने की बात कह रहा है। देखिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता अरविंद शर्मा की खास रिपोर्ट। राजकोट शहर का ये वही गेमिंग जोन है जहां पर 32 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। हंसते खेलते परिवार मौत के आगोश में समा गए। ये उसी टीआरपी मॉल के गेमिंग जोन का मंजर है। मलबा आप देख सकते हैं कितनी भयानक तरीके से अपनी बर्बादी की जो दास्तां है वो बयां कर रहा है। इस ई परिसर में गेमिंग जोन बनाया गया था और जिसमें कल आग लगी थी और आग लगने के बाद 32 जिंदगियां स्वाहा हो गई हैं। अब राजकोट नगर निगम के अधिकारी मलबा हटा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का भी संगीन नौकाशाया है। यहाँ एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों के लिए मनोरंजन का केंद्र था, आज ये अपने आप में खुद बर्बादी की कहानियाँ कह रहा है। हंसते खेलते 32 परिवार काल के गाल में समा गए। कल यहाँ पर 27-28 लोगों की मौत हुई थी। कुछ लोगों ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक मामला दर्ज किया है। 304, 308, 337 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी से उन लोगों के घाव कम होने का नाम नहीं लेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है। राजकोट में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। राजकोट में हादसे के बाद गेमिंग जोन से मलबा हटाया जा रहा है। ये काम भी जारी है। कई निशान इससे मिल रहे हैं। किसी के हाथ का कंगन है, किसी का मोबाइल फोन है, किसी का जूता पड़ा है, चप्पल पड़ी है। सिविल अस्पताल परिसर में कोल्ड स्टोरेज में अंबार लगा हुआ है। पहचानना मुश्किल हो गया है। डेड बॉडीज इतनी ज़्यादा जो है, आप समझिए, जल चुकी है कि उनको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, और इसीलिए डीएनए टेस्ट की बात की जा रही है। हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। गेमिंग जोन परिसर में आग के विकराल रूप धारण करने के कई कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक कारण यह भी है
कि ये जो गाड़ियां हैं जो बच्चों के मनोरंजन के लिए चलाई जाती थी, यहाँ पर लोग जो आते थे मनोरंजन के लिए चलाते थे, इन गाड़ियों में पेट्रोल टैंक लगे हुए थे और इन्हीं पेट्रोल टैंकों में पेट्रोल पूरा करने के लिए इस गेमिंग जोन परिसर में करीब 1500 लीटर पेट्रोल रखा हुआ था, ऐसा बताया जाता है। और जब आग लगी और पेट्रोल ने आग पकड़ी तो आग एकदम विकराल रूप धारण कर गई और देखते ही देखते यहाँ पर एक साथ 27 से 28 जिंदगियाँ काल के गाल में समा गईं। ये 3 मंजिला पूरा परिसर था जिसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में ये गेमिंग जोन परिसर बना हुआ था और ये पूरी तरीके से खाक हो चुका है। और अब इस बर्बादी के निशान को साफ करने के लिए नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का जो अमला है पूरी तरीके से मौजूद है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही कहिए या बद इंतजामी, जो संचालक हैं उनकी बद इंतजामी, गलती किसी की भी रही हो, लेकिन खामियाजा कई परिवारों को भुगतना पड़ा है। इस हादसे ने जो जख्म दिए हैं उससे उबरने के लिए राजकोट वासियों को एक लंबा अरसा गुजर जाएगा। अहमदाबाद राजकोट में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। और ये मामला जिसने भी सुना वो संवेदनाओं से भर गया। इस पूरे मसले पर गुजरात हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने नगर निगम से जवाब मांगा, फायर सेफ्टी को लेकर जवाब मांगा गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है और इसे मानव निर्मित आपदा करार दिया है। 32 लोगों की जान जा चुकी है अब तक, अभी भी कई लोग लापता हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वयं मोटो लिया, नगर निगम से जवाब मांगा है। ये जो गेमिंग जोन था फायर नॉर्म्स का पालन कर रहा था, नहीं कर रहा था? अगर नहीं कर रहा था तो आप लोग सो रहे थे क्या? इस पूरे अग्निकांड के बाद 32 लोग काल के गाल में तो समा चुके हैं। जो लोग वहां पर हैं, जिनके अपने खो गए हैं, वो भी बदहवास स्थिति में सिर्फ दर बदर भटकने को मजबूर है। इस पूरे मामले में चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल राजकोट पहुंच गए थे देर रात ही। एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी टीम को भी देर रात ही बुलवा लिया गया। एसआईटी टीम मौके पर भी पहुंची, कई साक्ष्य जुटाने के प्रयास उसने किया। हालांकि अब बचा क्या है आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ वहां पर अब मलबा बचा है, जली हुई चीजें वहां पर पड़ी हैं। और एक बड़ा खुलासा भारत एक्सप्रेस कर दे, टीआरपी गेमिंग जोन में जो कस्टमर्स पहुंचते थे ना, उनसे अंडरटेकिंग ले ली जाती थी। आप समझ गए, किसी भी अनहोनी की गेमिंग जोन, हमारी गेमिंग जोन की कोई जिम्मेदारी नहीं। पहले ही कह दिया जाता था आप लोग आ रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, यहाँ पर आप खेलिए कूदिए, लेकिन कुछ अनहोनी हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, ये एक्सक्लूसिव कॉपी है भारत एक्सप्रेस के पास। ये वो अंडरटेकिंग है जो पेरेंट्स से साइन करवा ली जाती थी, या जो बालिग लोग वहां पर आते थे उनसे साइन करवा ली जाती थी कि अगर आपको कुछ हो गया हमारी जिम्मेदारी नहीं। अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल मुंह मोड़ा हुआ था। फायर नॉर्म्स बिल्कुल ताक पर रखे हुए थे, रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल धता उसकी उड़ा रहे थे, लेकिन लोगों से अंडरटेकिंग ले रहे थे। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ और कितनी सख्त, कितनी कड़ी कार्रवाई की जाती है, इसका इंतजार देश को है, लेकिन ये एक बड़ा नुकसान है। बात अब दिल्ली की करते हैं। बेबी केयर सेंटर हादसे में सरकार बहुत एक्शन मोड में नजर आती है। अस्पताल के मालिक नवीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। धारा 336 और 304A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हादसे के बाद से अस्पताल मालिक फरार चल रहा है। इस भीषण अग्निकांड में 7 नवजातों की मौत हो गई। दिल्ली के विवेक विहार में यह अग्निकांड हुआ। बताया जा रहा है नीचे बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे और अवैध तरीके से रिफिलिंग का काम वहां पर किया जाता था। आसपास के लोग काफी परेशान थे इसको लेकर वो शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन किसी ने सुना नहीं और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। इस भीषण अग्निकांड में 7 नवजातों की मौत हुई है। ऑन एवरेज कोई बच्चा, कोई नवजात वहां पर 15 दिन का था, कोई 17 दिन का था, कोई 20 दिन का था। धारा 336 और 304A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हादसे के बाद से ही अस्पताल मालिक जो है वो फरार चल रहा है। पुलिस प्रशासन ढूंढ रही है। अभिभावक यहां पर भी बदहवास से हैं। उनको जैसे सुबह अखबारों से पता चला, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी कोई कॉल वॉल नहीं की गई, बताया नहीं गया। तो परिजन जब सुबह पहुंचे या टीवी न्यूज चैनल्स के जरिए उन्होंने देखा, उसके बाद वो काफी ज्यादा व्यथित हो गए, दुखी हो गए।
और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एकाएक कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही एक के बाद एक ब्लास्ट होते रहे। जो चश्मदीद है उन लोगों से भारत एक्सप्रेस ने बात की, आसपास जो रहवासी हैं उनसे भारत एक्सप्रेस ने बात की, तो उन्होंने बताया कि जो ब्लास्ट हुआ, जो सिलेंडर था उसके टुकड़े उनके घरों तक आए। तो कल का दिन, कल की रात, शाम के बाद से जिस तरह की खबरें आई उसने सबको हिला कर रख दिया। आप देखिए बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। चाहे आप बात राजकोट की कर लें, चाहे आप फिर देर रात जो दिल्ली में पूरा अग्निकांड हुआ उसकी बात कर लें। मेरे साथ इन दोनों ही जगहों से मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद शर्मा राजकोट से हैं, आपने उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी, और रमेश कुमार सिंह भी लगातार सुबह से दिल्ली में विवेक विहार के उस अस्पताल के बाहर पहुंचे जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आगजनी हुई, अग्निकांड हुआ। मैं सबसे पहले अरविंद आपके पास आ रहा हूँ, फिर रमेश जी आपके पास आ रहा हूँ। अरविंद, अभी क्या कुछ कार्रवाई की दशा दिशा हो रही है? मौत का आंकड़ा तो एक बार फिर से बढ़ गया, 32 लोग की कैजुअलिटी हो गई, अभी भी कई लोग लापता हैं। और आपने शुरुआती दौर में ही, जब हम फोनों पर थे, जब हम फोन पर बात कर रहे थे कर देर शाम, उसी वक्त आपने कह दिया था कि ये लोग लापता हैं, और लापता इसलिए भी हैं क्योंकि एक तो मलबा वहां पर बहुत ज़्यादा है, दूसरा डेड बॉडीज़ 80 to 90% जल चुकी है। कोई पहचाने तो पहचाने कैसे? अभी क्या कुछ मौका वारदात पर तमाम चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि एसआईटी भी कल देर रात पहुंच गई थी। दशा दिशा क्या? देखिए, एसआईटी की बात करें या सरकार की बात करें रोहित, तो सरकार अपनी जो उनकी जो छिछालेदार हो रही है उसको बचाने की, अपनी साख बचाने का एक प्रयास कर रही है। सरकार की अगर सजगता होती तो राजकोट में शायद ये हादसा नहीं होता, क्योंकि इसके पहले गुजरात में कई हादसे हो चुके हैं। मोरबी हादसा राजकोट से कुछ ही दूरी पर था, जहां 135 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। 2019 में राजकोट के सूरत में एक तक्षशिला कांड हुआ था जिसपे 22 बच्चों की मौत हो गई थी। तब से भी प्रशासन ने कुछ नहीं सीखा। अगर प्रशासन ने सबक लिया होता और सख्त कार्रवाई की होती तो शायद आज हंसती खेलती जो 32 जिंदगियां हैं वो काल के गाल में ना समाती और न ही कई घर आज वीरान होते, ना उजड़ते। राजकोट को रोहित हम मौजिला शहर कहते हैं, रंगीला शहर कहते हैं। सौराष्ट्र का एक अपना मिजाज है, यहाँ लोग हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, लेकिन राजकोट में पिछले 2 दिनों से यहाँ खामोशी है, यहाँ मायूसी है, यहाँ लाचारी है, यहाँ बेबसी है। लोगों ने अपनों को खोया है, एक दूसरे के सामने गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। कई लोग अब भी लापता है। अभी अभी मैं जिस अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ एक बच्चा मिला था, उसके हौसले को हम सलाम करेंगे। वो बच्चा जो है ना, कांच तोड़कर उस गेमिंग जोन से बाहर आया था। उसका एक छोटा कजिन था जो बॉल को तोड़कर, करीब एक गिलास की जो बॉल थी उसको तोड़कर, और फर्स्ट जो फ्लोर था उसको कूद कर आया था। उसके जो कजिन था, उस बच्चे के कजिन को हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। एक और बच्ची यहाँ पर अभी मुझे कुछ देर पहले यहाँ मिली थी। उस बच्ची के करीब 5 परिजन अब भी लापता हैं, और एक परिजन यहाँ अस्पताल में है जिनका इलाज किया जा रहा है। तो ऐसे अब भी कई लोग हैं रोहित इस अस्पतालों में के जो अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो पोस्टमार्टम हाउस है सिविल अस्पताल का, वहाँ भी पोस्टमार्टम रूम के बाहर पुलिस का साया है, परिजन वहाँ रोकते बिलखते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब जिन्होंने अपनों को खोया है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब उनको अंतिम संस्कार करने के लिए सबों की शिनाख्त करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। और उस मनोदशा को समझना भी होगा, जिस तरीके से एक तो अपनों को खो देना, दूसरी तरफ उनको आइडेंटिफाई करना, ये सोच के ही सेहन उठ जाती। अरविंद, मैं वापस आऊंगा आपके पास। रमेश कुमार सिंह भी मेरे साथ है, सुबह से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रमेश जी, विवेक विहार में जो कुछ हुआ, आसपास के लोग, रमेश जी हम आपके रिपोर्ट देख रहे थे, आप चश्मदीदों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे यहाँ पे तो अवैध रिफिलिंग का काम चल ही रहा था और हम लोग तो इससे बहुत परेशान थे, शिकायत भी कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये जो चीखें कल रात को जो हुई, नवजात, राजकोट में तो हम देख रहे हैं कि चलो बच्चे थे, अभिभावक थे, वो लोग वहाँ पर थे, कुछ बच्चों ने कोशिश की तो वो बच गए, अभिभावकों ने कोशिश की तो उन्होंने खुद का रेस्क्यू कर लिया। यहाँ तो नवजात बच्चे, कोई 15 दिन का, कोई 17 दिन का, कोई 20 दिन का। बिल्कुल, आप देखिए कि बहुत दुखद घटना थी और जो वहाँ दृश्य था बहुत भयावह था। और जिस तरीके से वहाँ पे अवैध रिफिलिंग की जा रही थी, ऑक्सीजन के सिलेंडरों को बड़े सिलेंडर लाए जाते थे, उसको छोटे सिलेंडरों में भरा जाता था, उसी समय कहीं ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि अगल बगल के 100 मीटर के एरिए में पूरे लोग दहल जाते हैं, सब लोग घरों से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद ब्लास्ट की एक सिलसिला शुरू होता है और तमाम ऑक्सीजन के सिलेंडर दूर दूर तक बिखर जाते हैं। और
उस आग के दौर में जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाता है। स्थानीय लोग कोशिश करते हैं पर आग इतनी भयावह थी कि हिम्मत नहीं हो पाती है कि फ्रंट से वो जाएं, पीछे से जाते हैं और वहां से शीशा तोड़ के बच्चों को निकालते हैं। रमेश ये शॉकिंग है, स्टाफ जैसे ही आग लगी स्टाफ भाग गया था वहां से। सिर्फ 5 बच्चे बचाए जा सके, उनको भी अभी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। 7 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और उनके परिजनों को अभी तक बताया नहीं गया था। शाम तक उनके परिजन भटक रहे थे, लगातार वो मीडिया से कोशिश कर रहे थे कि मीडिया के सहयोग से उनको कुछ पता चले। मीडिया उनको अस्पताल में भेज रहा था, हम लोगों ने बताया कि अस्पताल में जाइए, क्योंकि बच्चे नवजात हैं और उनको जिस तरह से जलने की भी उसमें कई बच्चे झुलस चुके हैं, उनको पहचानना मुश्किल है। उसके बाद भी अभी इलाज चल रहा है। ये उम्मीद है कि 5 बच्चों की जिंदगी बच जाएगी, पर जो 7 बच्चे बने उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वो ये जो रिफिलिंग का काम था पिछले 3 साल से लगातार चल रहा था और स्थानीय लोगों ने कई बार वहां के एसएचओ से शिकायत की, कई बार कंप्लेन किया वहां के एसडीएम से कि इस तरह से रिहायशी इलाके में जो ये अस्पताल चल रहा है, बहुत छोटी सी गली जैसी वो जगह थी और वहां पे जो ब्लास्ट हुआ था वो जैसे बम ब्लास्ट का दृश्य होता है। अगर आप बंबई में देखें या दिल्ली में पिछले जाहिर तौर पर रमेश ये जो शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, आपने उस जगह की तस्वीरें दिखाई, काफी भयंकर तस्वीरें थी और आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। विवेक विहार बेबी बॉर्न केयर यूनिट सेंटर में हुई नवजातों की मौत को लेकर हर तरफ मायूसियत छाई हुई है, परिजनों में आक्रोश है। इसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है। हादसे को लेकर पीड़ित मासूमों के परिजनों और स्थानीय लोगों से मेरे सहयोगी रमेश कुमार सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए जरा उनकी ग्राउंड रिपोर्ट, ये देखिए। न्यू बर्न बेबी हॉस्पिटल के वो गार्जियन हैं, आपके बच्चों की कोई खबर मिल रही है? नहीं मिल रही है ना, नहीं है, कुछ भी खबर नहीं है। कब आपको पता चला कि इस तरह की घटना घटी? 8 बजे 8 बजे सुबह हम लोगों ने उसमें देखा पेपर में। रात में 11 बजे आग लगी थी। सुबह हम लोग 8 बजे देख रहे हैं उसमें अस्पताल में तो आग लगी हुई है, बेबी हॉस्पिटल में। हमने कहा हमारा बच्चा उसमें था। हॉस्पिटल वालों ने फोन नहीं उठाया, सुबह से एक फोन भी नहीं उठाया गया। चलो फोन उठा ले, हम लोग जब यहाँ आए तो फिर देखा। तो क्या आश्वासन क्या मिला बच्चों के बारे में, क्या जानकारी मिली? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो आपके किसके बच्चा था? वो बच्चा हमारा भाई का बच्चा था, हमारा भाई का बच्चा था, हमें बच्चा चाहिए। हॉस्पिटल की तरफ से क्या जानकारी? वो तो न्यूज़पेपर के द्वारा पता चला, हमें तब आए हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, भाग गए सारे लोग। तो यहाँ पे सारे लोग भाग चुके हैं, कोई नहीं है जो इनके बारे में, इनके बच्चों के बारे में जानकारी दे। देखना होगा कि सरकारें जांच के बाद इन्हें कैसे न्याय देती हैं। कैमरामैन पवन के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। स्थानीय लोग हैं, इनको चोटें लगी हैं। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि दिखाएं कि जब रात के 11:30 बजे यहाँ आग लगी तो यहाँ पे जो सिलेंडर थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर, वो ब्लास्ट हुए और इनके हाथों पे शीशे लगे। क्या घटना थी, क्या स्थिति थी उस समय? ये तकरीबन 11:30 बजे हम सोने जा रहे थे तो एकदम से बम्बारमेंट हुई, एक के बाद एक 6-7 गैस के बिग सिलेंडर फटे। हमारे घर में भी इसके टुकड़े आए, मेरी गाड़ी डैमेज होगी, मेरे टोटल डोर डैमेज हो गए बाहर के आउटर के, और गिलास टूटे। हम लोग घबरा के बाहर निकले, अंदर गैस भर गई, धुआं भर गया। आग बहुत भयंकर रूप ले चुकी थी। हम जैसे बाहर निकले शीशे टूट गए। हमारे यहाँ 3 इंजरी हुई और मेरा काफी नुकसान हुआ है। ये इनलीगल चाइल्ड केयर चला रहे हैं, बिना मिली भगत के इनलीगल हॉस्पिटल नहीं चल सकता। 120 गज का यूनिट है और उसमें ये इनलीगल बच्चों का हॉस्पिटल चल रहा है। इस पे कोई एनओसी नहीं है फायर वगैरह की, सब इनलीगल है, मिली भगत से सब चल रहा है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाते थे यहाँ पे, वो कब से चल रहे थे? तकरीबन 3 साल पहले ये ऑक्शन में डॉक्टर साहब ने 120 गज का मकान परचेज किया और तभी उन्होंने इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट करा। चाइल्ड बेबी केयर, न्यू बोर्न, इनकी हॉस्पिटलों में सेटिंग है। आप लोगों ने इसकी शिकायत किन किन विभागों से की? क्या कहीं से कोई आश्वासन मिला या आगे कार्रवाई करने की बात की गई? क्योंकि बड़ी घटना है, आप लोगों की जान जा सकती थी। 3-4 जगह रिटर्न में कंप्लेंट की है, सब कॉपी उनके पास अवेलेबल है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबको दबा दिया जाता है, मिली भगत से सब काम चल रहा है। कैमरामैन पवन के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। तो आग का तांडव आपने देखा। मेरे सहयोगी रमेश कुमार सिंह मेरे साथ है, अरविंद भी मेरे साथ है। रमेश, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, अब आम आदमी करे तो करे क्या? हमारे पास कानूनी यही लीगल राइट होता है कि हम आवेदन दें, शिकायत दर्ज कराएं। आपने रिपोर्ट में दिखाई दिया, वो लोग साफ कह रहे हैं हमने आवेदन दर्ज कराए, कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो उसके बाद तो फिर इस तरह के हादसों का सिर्फ इंतजार ही किया जा सकता है।
बिल्कुल, आप देखिए रोहित, जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है, ये कितनी भयावह है। जो बच्चे अभी जन्म लिए और वो बिना कुछ देखे ही वो जीवन खो चुके हैं, और सिर्फ सरकार की लापरवाही है। जिस तरीके से एनओसी मिलती है, कैसे उनको यहाँ पे बेबी केयर सेंटर बिना फायर सर्टिफिकेट के दिखाया गया। जब तक फायर से क्लियरेंस नहीं मिल जाता तब तक आप कुछ इस तरह से व्यापारिक कार्य नहीं सकते, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे दुकान हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आखिर कौन वो अधिकारी थे? अधिकारियों को कब तक इस तरह की इजाजत मिलेगी लोगों की जिंदगी से खेलने की? आज 7 बच्चे मरे हैं, कल 27 बच्चे मरेंगे, परिजनों को कुछ पैसा दे दिया जाएगा, पर जो बच्चों की जिंदगियां चली गई वो वापस नहीं लाई जा सकती। उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा। अब मुख्यमंत्री क्या करते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि बहुत ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, हम जो लोगों के लिए काम करते हैं, पर इस तरह की यूनिटें कैसे चलती हैं? कैसे एक रिहायशी इलाके में इस तरह से अवैध यूनिट चल रही थी? साथ साथ वहां के पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो जिस इलाके में थाना आता है, जो एसएचओ है, जो बीट का सिपाही है, वो क्या कर रहा था? वो एमसीडी का इलाका है, एमसीडी के कर्मचारी क्या कर रहे थे? इस तरह से तमाम वो सवाल हैं जो आते हैं। सिर्फ वो डॉक्टर की ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि डॉक्टर पर आप एफआईआर कर दिया और उससे न्याय मिल जाएगा। न्याय तब तक नहीं मिलेगा कि इसके पीछे के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सजा नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी विभाग को। तब तक इस तरह की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। जब तक सजा का डर नहीं रहेगा, जब तक लोगों को लगेगा कि हम पैसा देके छूट जाएंगे, हम मैनेज कर लेंगे किसी तरह से, तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी और इस तरह से बच्चों की जानें जाती रहेंगी। जाहिर तौर पर अरविंद, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कंक्लूडिंग कमेंट्स आपसे लूंगा। अब मुझे आप ये बताइए, देखिए रूल्स रेगुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, रूल बुक तो हमारी बहुत हैवी है, फायर नॉर्म्स से लेकर हर एक चीज़ के नॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो उतरते हुए धरातल पर उतरते हुए नज़र नहीं आते। कानून भी बहुत सारे हैं, कानून भी बहुत कठोर हैं, लेकिन कानून का डर नहीं है। राजकोट की घटना के बाद अगर मैं कहूँ तो प्रशासन का दोगलापन कल से ही नजर आने लगा है। कल जब ये घटना घटित हुई थी तो नगर निगम के कुछ अधिकारी आए थे, उनका बयान ये आया था कि यहाँ पर फायर एनओसी नहीं थी, इन्होंने किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, और ना ही किसी नियम का पालन किया गया था। ये राजकोट कॉरपोरेशन के कुछ अधिकारी थे, कल उनका स्टेटमेंट आया था। आज जब दोपहर में पुलिस कमिश्नर ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि इन्होंने फायर एनओसी के लिए अप्लाई किया था, इनके पास रजिस्ट्रेशन था। तो यानी प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। कल कोई कुछ और बयान आ रहा था, आज कुछ और बयान आ रहा है, और जब इस प्रकार के बयान बदले जाते हैं तो इसके मायने अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं। जाहिर तौर पर फिर लोगों के प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाना पड़ता है या शक की नज़र से देखना पड़ता है। तो राजकोट में हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं। अब राजकोट की अगर हम बात करें तो राजकोट में अब भी जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने की सबसे बड़ी एक चुनौती है लोगों के लिए, या जो सब पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी हुए हैं उनको चिन्हित करना, उनको परिजनों को सौंपना प्रशासन के लिए इस समय एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब तक प्रशासन ये कह रहा है कि 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 6 लोग अभी तक हिरासत में थे, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब एसआईटी जहां सब कुछ तबाह हो चुका है, जहां कोई चीज़ बची ही नहीं है, मलबे में तब्दील हो गई है, सिर्फ राख में तब्दील हो गई है, अब वहां एफएसएल की मदद से सबूत जुटाएगी प्रशासन और ये जानने की कोशिश करी कि आखिर आग कैसे लगी। ये कहीं ना कहीं अब जांच का विषय है। इसके अलावा रमेश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा जल्दी से अंतिम में, जिस अस्पताल में आग लगी उसके संचालक को लेकर कई धाराओं में केस तो दर्ज किया गया, गिरफ्तारी को लेकर, उसके मूवमेंट को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है? पुलिस की 4 टीमें लगी हैं उसकी तलाश में। एफआईआर दर्ज हो चुका है, पर वो फरार है। उसकी गिरफ्तारी कब तक होती है इसका इंतजार रहेगा। पर सरकार को सचेतना होगा कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इस तरह के ये एक तरीके से क्रिमिनल है, वाइट क्रिमिनल है, जो सफ़ेद ड्रेस पहन के इस तरह के अपराध करते हैं। और भी कई तरह के गंभीर आरोप वहां पे उस अस्पताल पे लगाए गए। उनका कहना था कि गार्जियन में डर दिखाया जाता है कि बच्चा आपका बचेगा नहीं, इसीलिए उसको स्पेशल केयर यूनिट में ले जाया जाता है, वहां पे उसको रखा जाता है, उसका अलग से चार्ज। तो ये लूट खसोट का पूरा धंधा है और इसको सरकारों को समझना पड़ेगा कि क्या प्राइवेट संस्थानों को आम आदमी को लूटने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है? क्या उसके ऊपर कोई नियम कानून कायदे हैं जिससे ये तमाम वो सवाल है जो इस तरह के हादसे के बाद रमेश जी लगातार जिस पर हम चर्चा करते हैं, कोई भी आम आदमी इस पर चर्चा करता है, और दोनों ही जगहों से, चाहे राजकोट का जिक्र हो या फिर राजधानी दिल्ली का जिक्र हो, कई घरों ने अपने चिरागों को खो दिया है, नवजातों को खो दिया है।
आगे किस तरीके से इस पर कार्रवाई होगी और क्या इस बात को कभी सुनिश्चित किया जा पाएगा कि किसी की लापरवाही के चलते इस तरह के हादसे आगे से नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल है, आम लोगों के जहन में सवाल है। बहुत धन्यवाद अरविंद जी, थैंक यू सो मच। रमेश कुमार सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ, थैंक यू। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर लगातार भारत एक्सप्रेस वहां कवरेज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये खबर, ये रियलिटी चेक सबके समक्ष आ जाए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके समक्ष ये चीजें आ जाए। सरकार प्रशासन दावे बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन धरातल पर हालात क्या है वो ये दोनों ही हादसे सबके सामने बखूबी बयान करते हैं।